द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश की आगामी दो शिक्षक भर्तियां, उत्तर प्रदेश एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश की आगामी सुपर टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आज रीजनिंग का टोटल 13वां प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके घटना चक्र की बुक से दिए गए हैं। हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 50 नंबरों का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का, उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ में और रीजनिंग में कमजोर हैं। उन्हें डिटेल में बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, विस्तृत व्याख्या प्रश्नों की करनी होती है। इसलिए रीजनिंग की प्रश्नों की एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट 13 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का 43 नंबर का प्रश्न और रीजनिंग का पहला प्रश्न। यदि आप लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 13 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीजनिंग का अपना पहला प्रश्न। अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 7 का जो रिलेशन 49 के साथ है वही रिलेशन 11 का यहाँ होना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 7 का ये 49 क्या है, वर्ग है। उसी प्रकार 11 का यहाँ पर क्या होगा, वर्ग होगा। तो 11 का वर्ग कितना होता है, 1 to 1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल बच्चों का प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। 7 का 49 से रिलेशन क्या है, वर्ग का है। उसी प्रकार आपका 11 से रिलेशन 11 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 121 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये किसका है, एबीसीडी वाले जो प्रश्न है। एबीसीडी वाले प्रश्न करने से पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को आपके पास अभी क्या है, रफ कॉपी है, आप एबीसीडी उस पर लिख लीजिए। ए से बढ़ते हुए क्रम में नंबर डाल लीजिए और जेड से घटते हुए क्रम में नंबर डाल लीजिए। उस ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने में आपके 2-3 मिनट का समय बच जाएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम शुरू होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले आपको रफ शीट दी जाती है, तो रफ शीट पे आप इतना लिख के पहले से ही तैयार रहिएगा। या अगर इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको इस तरह से लिख के रख लेना है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न में लिखा गया है, यदि किसी कोड भाषा में मंकी को हम लोग ये शब्द लिखे तो रेटेड को क्या लिखेंगे। अब देखते हैं मंकी से ये कैसे बनाया गया है। क्लियर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो MONKEY मंकी से ZDONN बनाया गया है। चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं MON और फिर है EY, सॉरी ई के नहीं है, EY है। M मनी है, मंकी नहीं सॉरी मनी है, MONEY मनी है। इससे Z और फिर DON और N ये आपको बनाया गया है। तो देखते हैं, अब ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। M कहाँ है भैया, M अगर हम लोग पहले का पहले से रिलेशन निकालें, M का Z से रिलेशन निकालें तो M कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। Z कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये 13 नंबर पे है, 26 नंबर पे है। तो कितना आगे है, 13 आगे है। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है कि नहीं बनेगा। O से D पे चलते हैं। O कहाँ है भैया, यहाँ पर है। D कहाँ है आपका, चौथे नंबर पे है। तो O के आगे जब जाएंगे D तक तो कितना जाएंगे, O के आगे पढ़िए, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो गया 15 नंबर पर। ठीक है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो कोई रिलेशन यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, बन के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करिए, ऐसे में हम लोग करते हैं कि पीछे का पीछे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि M के नजदीक N होता है। इस प्रकार से तिरछा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो अभी तक हम लोग क्रम कर रहे थे उस हिसाब से आंसर आपका नहीं आ रहा है, कोई निश्चित क्रम नहीं बन रहा है। तो पहले का आखिरी से रिलेशन देखते हैं। M कहाँ है, यहाँ पर है। N कहाँ है, यहाँ पर है। यानी कि ये जो तिरछे में है ये प्लस के 1 आगे है। ठीक है, यानी कि अगर हमें तिरछे में जाना है तो पहले +1 जाना पड़ेगा। अब O से N के पास जाइए, 1 कम, 1 यहाँ आगे बढ़े और पीछे से 1 आगे बढ़े।
तो ओ से एन, ओ कहाँ है यहाँ पर है, एन कहाँ है यहाँ पर है, यानी कि आपका फिर क्या जाएंगे -1 जाएंगे। अब एन से ओ के पास जाना है, तीसरे वाले के पास, तो एन से ओ के पास जाएंगे तो एक आगे जा रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, एक बार आगे एक बार पीछे। अब ई से डी देख लीजिए, ई से डी पे जाएंगे तो हम लोग एक क्या जा रहे हैं, यहाँ ई है यहाँ डी है, एक पीछे जा रहे हैं, यानी क्या है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ये तिरछा रिलेशन बन रहा है। और पहले एक बार आगे जाना है, फिर एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, यही काम करना है। ठीक है, तो RATED रेटेड को क्या बनेगा, यही निकालना है, यानी R का जो शब्द आएगा वो हमें पीछे लिखना है, यानी क्या करना है, हमें पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार आपको रिलेशन समझ में आ गया है, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे। तो R से हमें, R कहाँ है, यहाँ पर है हमारा, R से एक बार आगे जाना है तो क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा। ठीक है, अब A के एक बार पीछे जाना है तो A आपका कहाँ है, यहाँ पहले नंबर पे, इसके पीछे जाएंगे तो आखिरी नंबर वाला हमें Z मिलेगा, तो SZ, पीछे से SZ हमारा किसी विकल्प में आना चाहिए। विकल्प देखिए, ऑप्शन नंबर सी को जरा ध्यान से देखिए, SZ आपका पीछे से आ रहा है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, और बाकी का यहाँ पर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ में आया, यहाँ पर पूरा आंसर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें विकल्प दिख रहा है, हम विकल्प पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन नहीं बन रहा था। अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किए हैं उसमें पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से सीधा रिलेशन बनता था, लेकिन यहाँ पर तिरछा रिलेशन बन रहा है। और तिरछा किस प्रकार से रिलेशन है, एक बार आगे जाना है, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इस प्रकार से रिलेशन बन रहा है। पूरा आंसर निकालना नहीं है, जब आपको S और Z दिखने लगे, सीधे आप S ही दिखने लगे पीछे वाला शब्द, तभी आप समझ जाइए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि सिर्फ S सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर सी में ही पीछे दिया गया है। उम्मीद है ये 44 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब ये भी एक विषम शब्द वाला विषम अक्षर आपको चुनना है इसमें से, विकल्प में से, और ये भी ABCD वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्नों में हम लोग करते क्या है भैया, सीधे सीधे इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और ये आप ऐसा मत करिएगा कि एग्जाम आपका चालू हो जाए तो वहां पर आप लिखने बैठें, ये काम एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपको अपनी जो रफ शीट मिलेगी उसमें कर लेना है। देखिए अब इसमें क्या चुनना है भैया, विषम शब्द चुनना है। ये 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा विषम है ये आपको बताना है। पहला CY, तो C कहां पर है, यहाँ पर है, Y कहां पर, यहाँ पर है। पहले इसका क्रम देख लेते हैं, C तीसरे नंबर पे है, Y 25वें नंबर पे है, तो C तीसरे नंबर का, Y 25 नंबर का, अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है 28। जरा देखें N और Z जोड़ने से 28 आता है कि नहीं आता। N सीधे क्रम में कौन से नंबर पे, ये है आपका N 14 नंबर पे है, और Z कौन से, सॉरी Z नहीं J कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है। 14 और 10 सीधे क्रम में अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है आपका 24 आता है। तो इस तरह जो नंबरों का क्रम है जोड़ने से कोई विकल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई क्रम यहाँ पर बन नहीं रहा है। अब आगे से पीछे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर हमें C से Y जाना है, क्या करेंगे कि जो हमने सोचा वो यहाँ पर गलत हो गया। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। C यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, C से Y के पास जाएंगे तो बहुत लंबा गिनना पड़ेगा। C से Y के पास जाएंगे, C फिर D 1 2 3 4, इस तरह बहुत लंबा दूरी है, तो क्या करते हैं हम उल्टा जाते हैं, Y से C के पास जाते हैं, उल्टा जाते हैं। Y कहाँ है आपका, यहाँ पर देखिए, पीछे वाले से पहले वाले के पास जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा जा रहे हैं। Y कहाँ है, यहाँ पर, Y के आगे बढ़िए, Z 1, फिर ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, तो हमें कितना जाना पड़ेगा, +4 जाना पड़ेगा। अगर हम दूसरे वाले शब्द से पहले वाले शब्द के पास जाएंगे तो 4 हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या यही रिलेशन यहाँ पर भी बन रहा है, जरा देखिए, Z से N के पास जाना है, सॉरी Z नहीं J, बार बार गलत हो रहा है। J से आप कहाँ जाना है, N के पास जाना है, तो J से N के पास जाएंगे तो 1 2 3 4 साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी +4 हमें आगे जाना पड़ेगा। N से R के पास जाइए, N से R के पास, N कहाँ है, यहाँ पर है, R कहाँ है, यहाँ पर है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 आपको जाना पड़ेगा। और फिर इसमें N से S के पास जाइए, तो N आपका कहाँ है, यहाँ पर है, S कहाँ है आपका, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितना जाना पड़ेगा आपको, 5। बात समझ में आ गया।
दूसरे शब्द से पहले शब्द पर जाएंगे तो इन 3 विकल्पों में तो हमें 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर हमें 5 आगे बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो क्या है, विषम है, सबसे अलग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। देखिए ABCD वाले यहाँ पर 4 प्रश्न, सॉरी ये तीसरा प्रश्न है, तो 3 प्रश्न आपके आ चुके हैं। तो 3 प्रश्न आने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने ये काम पहले कर लिया है जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो आपके प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अगर आपने ये काम नहीं किया है तो आपके लिए क्या होगा कि प्रश्न को करने में 2-3 मिनट का समय लगेगा, और उसी 2-3 मिनट में ही तो एग्जाम क्वालिफाई होगा अथवा नहीं होगा, ये बात डिसाइड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया। विषम शब्द को चुनना है, विषम शब्द पद को चुनना है। यदि पॉपुलर, पॉपुलर का कोड क्या है, ये वाला, ये पॉपुलर है, पॉपुलर का कोड क्या है, ये वाला है, तो फेमस का कोड बनाना है, FAMOUS का कोड बताना है। ठीक, अब इसमें अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये पहला शब्द P है, यहाँ पहला शब्द Q है। देखते हैं कैसे बनाया गया है। P से Q हमें पता है, P से Q अगला वाला पद है, यानी कि +1 आगे बढ़ रहे हैं, +1 आगे बढ़ रहे हैं। O से P पे जाना है, तो भैया O हमें पता है यहाँ पर है, P उसके जस्ट आगे है, यानी कि इसमें भी +1। P तीसरा वाला और इसका तीसरा वाला Q है, P से Q तुरंत आगे है, यानी कि 1 आगे बढ़ रहे हैं। U चौथा वाला और यहाँ चौथा वाला V है, तो U से भी हमें प्लस आगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे आपको आप ये क्रम चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि एक एक शब्द आगे बढ़ाकर लिखा गया है। तो ये पॉपुलर से ये शब्द कैसे बनाया गया है, एक एक शब्द आगे बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार फेमस में क्या करिए, एक शब्द आगे बढ़ा दीजिए। पहला शब्द है F, F के आगे क्या है, G, ठीक है। विकल्प भी ध्यान से देखते रहिए, जब आपको विकल्प दिखने लगे तो वहीं पर टिक लगा दीजिए। ए के आगे क्या आता है भैया, B, और तीसरा शब्द है M, M के आगे क्या आता है भैया, M के आगे आता है अपना N, चौथा शब्द O, O के क्या आगे आता है, O के आगे आता है P। अब विकल्प मिलाइए, JBNP, JBNP, ये तो 3-4 विकल्प में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब O हो गया, U, U के आगे क्या आता है, U के आगे आता है V, तो JVNPV, JVNPV, यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अभी और आपको चेक करना पड़ेगा आखिरी वाला, S के क्या आगे आता है, T, तो S के आगे आता है T, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, JVNPVT, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक एक हमें आगे बढ़ाते हुए लिखते जाना है, FAMOUS, इसके एक एक शब्द आगे लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। हाँ भैया, ये कैलेंडर का प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उम्मीद है एक कैलेंडर का प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। तुषार का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ है तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। यानी कहने का मतलब आपको ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि अगर 5 जून को सोमवार है तो 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 जून से हम लोग 11 दिसंबर तक कुल कितने दिन होंगे, टोटल डेज होंगे, वो हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले जून लिखेंगे, फिर पहले महीना हम लोग लिख लेते हैं जुलाई आएगा, जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा, और नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर आएगा। ध्यान रखिएगा 5 जून जहां से स्टार्ट करते हैं वो वाला दिन नहीं लेते हैं। जून में कितने दिन होते हैं, जून में हमेशा 30 दिन होते हैं, हर साल 30 दिन पड़ता है जून में। लेकिन ये 5 आपको 5 जून तो बीत चुका है ना, अब उसको लेने की जरूरत नहीं है, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना दिन बचेगा आपका जून में, जून में बचेगा टोटल 25 दिन। जून में जून जब बीतेगा, 1 मिनट, जून जब बीतेगा तो टोटल कितना दिन रहेगा, 25 दिन। जुलाई आएगा 31 दिन बीतेगा, अगस्त आएगा 31 दिन बीतेगा,
सितंबर आएगा 30 दिन बीतेगा, अक्टूबर 31 दिन बीतेगा, नवंबर 30 दिन बीतेगा, दिसंबर पूरा नहीं लेना है, सिर्फ 11 दिसंबर तक हमें जाना है। तो दिसंबर में कितने दिन होंगे? 11 दिन होंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान और दीजिएगा कि जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं या एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनका ये जो रीजनिंग का प्रश्न हम लोग बता रहे हैं, इसको उन्होंने अब तक आंसर निकाल दिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर ये मान के आपको समझा रहे हैं कि आपका रीजनिंग कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट करना है, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। बाकी अन्य स्टूडेंट किस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं उसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ट्रिक है। यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से प्रश्नों को बताया जा रहा है। अब आप एक काम करना है, आपको इन सबको जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। और हमें क्या करना है, किससे मतलब होता है? शेष से मतलब होता है। शेष कितना आ रहा है उससे मतलब होता है, तो सबको जोड़ लेना है और 7 से भाग देना है। तो जितना शेष आएगा सिर्फ हमें उससे मतलब होता है, पहला काम ये करना है। लेकिन हम थोड़े आलसी हैं, तो क्या करेंगे, 7 से भाग नहीं देंगे, इसको पहले से ही छोटी संख्या बना लेंगे। ठीक है, सीधा सीधा तरीका क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जितना दिन लिखा है इसको जोड़ लेना है, जोड़कर दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसे 7 से भाग करना है, जितना शेष आएगा हमें सिर्फ उससे मतलब है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 7 का पहले से ही भाग कर दीजिए, तो 7 तरीके 21 होता है, यानी 21 सीधा सीधा 3 सप्ताह हो जाएगा, और उसके आगे जो बचेगा सिर्फ उतना लिख लीजिए। जैसे कि 7 तरीके 21, 25 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, 7 पढ़ा 31 पढ़ेंगे तो 7 चौक 28, 28 तो हमारा पूरा एक सप्ताह बन जाएगा, सॉरी 28 हमारे 4 सप्ताह बन जाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी कितना बचा? 3। तो अब कहने का मतलब है जहां 31 आएगा वहां 3 लिखना है, जहां 30 आएगा वहां क्या लिखना है? 2, क्योंकि 7 चौक 28, 4 सप्ताह पूरे अलग हो गए, बचा कितना? 2। जो शेष होता है सिर्फ हमें उससे मतलब है। क्लियर? इसी प्रकार 31 में 3 आएगा, 30 में 2 आएगा, 11 में कितना आएगा? 7 एकम 7, ज्यादा नहीं होना है, कभी पढ़ा पढ़ना, 7 एकम 7, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 4। अब हमें क्या करना है, हम थोड़े और आलसी हैं। अब इसको आप जोड़ के चाहे 7 से भाग करिए, चाहे ऊपर वाली संख्या जोड़ के 7 से भाग करिए, चाहे नीचे वाली संख्या जोड़ के 7 से भाग करिए, लेकिन हम और आलसी हैं। हमने क्या किया, हमें पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह जितने इसमें सप्ताह बन रहे हैं सबको अलग कर दीजिए। देखिए 4 3 होता है 7, ये कट जाएगा, इसका ये दोनों मिल कितना हो जाएगा? 0। कहने का ये मतलब है, ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो जो जो 7 बन रहा है उसको हटा दीजिए। क्लियर? यहाँ पर 4 और ये 3, 7 होता है, ये हट गया, ये 3 2 5 और 2 7, ये तीनों मिलके 7 होता है, सब हट गया, शेष कितना बचा भैया? 0। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे इस तरीके से करेंगे तो भी आपका शेष 0 आएगा, चाहे तो आप पूरा जोड़ के, जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी पूरा जोड़कर 7 का भाग करेंगे तब भी शेष 0 ही आएगा। शेष 0 का मतलब है कि अगर 5 जून को सोमवार है तो सोमवार से हमें कोई दिन आगे नहीं बढ़ना है, जिस दिन में हम थे वही दिन हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपका शेष 1 होता तो सोमवार से हम 1 दिन आगे बढ़ जाते, मंगलवार आंसर होता। अगर हमारा शेष 2 होता तो सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाते, बुधवार हमारा आंसर होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है? सोमवार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर किसी के पास कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर। इस प्रकार के प्रश्न जो आपके कैलेंडर से संबंधित होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था इस प्रकार के गोले बना लीजिएगा। अगर गोले नहीं बनाएंगे तब भी आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें से किसी भी एक को क्या मान लीजिए? टुडे, आज का दिन मान लीजिए। ठीक है, अब इधर आगे बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आने वाला होगा कल, और इधर क्या होगा, बीते हुए जो जितने दिन हैं उनके बारे में बात की जाएगी। आगे बढ़ते हुए जो आगे आने वाले दिन हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अब प्रश्न को पढ़ते जाते हैं, उस पर हम लोग निशान लगाते जाएंगे। देखिए, यदि आगामी परसों रविवार है तो ये आज का दिन है, ये क्या है? आगामी कल है, और ये क्या होगा? आगामी परसों होगा। तो ये वाला दिन कौन सा है? रविवार है। ठीक है भैया, आगे तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? अब इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका आंसर 100% गलत आने वाला है।
प्रश्न में लिखा गया है आगामी कल के दिनगत परसों, यानी आज से, देखिए दिनगत परसों का मतलब बीता हुआ परसों की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये आज से नहीं हो रही है, ये आगामी कल से हो रही है। तो ये क्या है, आगामी कल है, ये वाला जो बिंदु है ये आगामी कल है। तो आगामी कल के दिनगत परसों, आगामी कल से परसों निकालना है, इससे आपको परसों निकालना है, बीता हुआ परसों निकालना है, इससे, आज से नहीं, आगामी कल से आपको परसों निकालना है। तो आगामी कल से अगर हम लोग परसों निकालेंगे तो ये बीता हुआ कल होगा और ये बीता हुआ परसों होगा, यानी इस दिन के बारे में पूछ रहा है आपका कौन सा दिन होगा। बात समझ आ रही है, आगामी कल से बीता हुआ परसों आपसे पूछ रहा है, तो आगामी कल ये हमारा ये वाला दिन है, इससे ये बीता हुआ कल होगा और ये बीता हुआ परसों होगा। इस दिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है भैया, रविवार है, रविवार के पहले ये कौन सा दिन रहा होगा, ये वाला, ये कौन सा दिन रहा होगा, शनिवार, शनिवार से पहले ये कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले ये कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कहां पर है भैया बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 49, आज के आखिरी प्रश्न 49 नंबर पर। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, एक प्रश्न कथन निष्कर्ष का 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। कथन में दिया गया है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। इसको अच्छा, कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में एक चीज और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन में कहा जा रहा है उसी के हिसाब से आंसर दे देना है, इसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करना। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो प्रश्न आपका हो जाएगा गलत। आगे दूसरे कथन में चलते हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है, सुनील जो भाई साहब हैं वो बुद्धिमान नहीं है, सुनील बुद्धिमान नहीं है लेकिन मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, इसका मतलब है कि सुनील मेरी कक्षा में नहीं पढ़ता है। क्लियर, अब निष्कर्ष पे चलते हैं, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये बिल्कुल निष्कर्ष पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील क्या है, बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब कि सुनील मेरी कक्षा में तो नहीं पढ़ता है। ठीक है, आगे दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब सुनील को परिश्रम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पढ़े ना पढ़े हमसे क्या मतलब, क्योंकि ये हमारे कथन में नहीं दिया गया था। जब कथन में ये दिया ही नहीं गया है तो पूरी तरीके से ये हो जाएगा गलत। लेकिन जो पहला निष्कर्ष है, सुनील मेरी कक्षा के विद्यार्थी नहीं है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी कैसे हैं, बुद्धिमान हैं, और सुनील बुद्धिमान नहीं है, यानी कि ये मेरी कक्षा में नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो कथन में कहा जा रहा है उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो पहला वाला सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है, केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा इस प्रश्न के लिए। तो प्रैक्टिस सेट 13 में जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप कोई मत जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।